Hello everyone. Today we are going to discuss about the topic supply of money. In our last videos, we have already discussed about topic what is money, functions of money, barter system and reasons of evolution of money and demerits of barter system, then forms of money as fiat money and fiduciary money, full bodied money and credit money. We already get the knowledge about these topics in our last videos. So students, today's topic is सप्लाई ऑफ मनी। तो हम क्या देखते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी यानी कि एक इकोनॉमी में एक समय पर पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा है और किस किस सेक्टर में डिवाइडेड है, ये पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है सप्लाई ऑफ मनी। वन मोर थिंग कि हम किसी इकोनॉमी में कितना पैसा है हम ये मेजर कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज से लेकर के अगले 10 सालों तक के लिए कर देंगे। मतलब हमें ये नहीं होगा कि हम जब से हम पैदा हुए तब से लेकर के अब तक या आगे जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक का मेजरमेंट कर रहे हैं। नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसको मेजर करेंगे। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी एज एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करना कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे आज हम मेजर करें कि आज हमारी पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा है, तो ये कहलाएगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसी को हम बोलते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जिसे हम M1 अप्रोच से डिनोट करेंगे। इसे नैरो मनी भी कहा जाता है। ओके, तो ये आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है नैरो मनी, तो इसे देख करके कंफ्यूज मत होना। नैरो मनी किसको बोलते हैं, M1 M2 को। ओके, अगर नैरो मनी आ जाता है तो आप M1 को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें हम ओनली पब्लिक को ही इन्वॉल्व करते हैं। इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कोई एजेंसी नहीं आती, जैसे RBI या कोई बैंक इसमें नहीं आएगा। जो पब्लिक के पास जितना पैसा है ओनली उसे ही इंक्लूड करेंगे। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास में 4 तरीके हैं। कौन कौन से, M1 M2 M3 एंड M4। सबसे पहला आता है आपका कौन सा, M1। देन कौन से आएंगे, M2 M3 M4। ओके, तो देखते हैं अब। पहला है M1। इसमें हम क्या करेंगे, जो करेंसी है पब्लिक के पास में प्लस डिमांड डिपॉजिट्स और प्लस में OD अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इसमें क्या आएगा, अदर डिपॉजिट्स में डिमांड डिपॉजिट्स में आएगा आपका चेक वगैरह आएंगे, और अदर डिपॉजिट्स में क्या आ जाएगा, RBI के डिपॉजिट्स। इसमें आएगा आपका IMF वर्ल्ड बैंक के साथ में जो डिपॉजिट्स है वो आएंगे आपके। ओके, आगे देखते हैं M2 अप्रोच। सॉरी, M2 में क्या आएगा, M2 में M1 में जो आया था पब्लिक के पास करेंसी, पब्लिक के पास करेंसी DD और सेविंग डिपॉजिट्स। इस सेविंग डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस के पास, ये सब आएगा इसके अंदर में। ओके, M2 के अंदर। अब M3 में क्या आएगा, जो M1 में था प्लस इसके साथ में और क्या इंक्लूड होगा, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक इसके साथ आ जाएगा। ओके, अब M4 में क्या आ जाएगा, फिर M4 इसमें क्या होगा, M3 में इंक्लूड होगा सारे का सारा, इसमें इसके साथ साथ M1 और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, और साथ में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इंक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, सॉरी एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अगर देखा जाए तो इसमें सारे ही आ जाते हैं, ओनली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इसमें नहीं आते हैं। ओके, दीज आर जो M2 M3 M4 है, दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, ओनली M1 इज इन योर सिलेबस ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स। ओके, सो अभी हमें सिर्फ M1 पढ़ना होगा। देन जो मनी सप्लाई होता है, मनी सप्लाई जो होता है वो उसमें क्या होता है, इसमें हमेशा याद रखना वो आता है जो डिमांड करता है मनी की, यानी कि पब्लिक। इसमें सप्लायर के को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि RBI, कमर्शियल बैंक्स या गवर्नमेंट। इसमें ओनली डिमांड जो करता है उसको इंक्लूड करेंगे, किसी सप्लायर को नहीं करेंगे। ओके, आगे देखते हैं सप्लायर्स ऑफ मनी। कौन होगा सप्लायर्स ऑफ मनी,
हु सप्लाइज मनी, जो हमें मनी सप्लाई करेगा। इसमें थ्री सप्लायर्स हैं, कौन कौन से? आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है। आरबीआई जो होता है वो सारे नोट्स इशू करता है। क्या करेगा आरबीआई? आरबीआई कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट जो होती हैं वो नोट्स वो क्या करते हैं? सप्लायर्स ऑफ मनी होते हैं। आरबीआई जो होता है वो बेसिकली सारे नोट्स को इशू करता है एक्सेप्ट सम जो गवर्नमेंट इशू करती है। फिर है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कोई नोट्स को इशू नहीं करते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं उन्हें जब हम विड्रॉ करवाते हैं जो चेक से होते हैं, और उनको जब हम विड्रॉ करवाते हैं तो उन चेक्स को हम विड्रॉ करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इस फॉर्म में जो सप्लायर होता है मनी का, इस फॉर्म में ये एक सप्लायर होता है मनी का। ओके। और तीसरा आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास एक 1 रुपये का जो 1 रुपये नोट और बाकी सभी जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको इशू करने की अथॉरिटी होती है। ओके। और उनको छापने की अथॉरिटी या पावर होती है। कॉइन्स और 1 रुपये नोट के अलावा जो भी होगा वो सारे के सारे कौन इशू करेगा? आरबीआई इशू करेगा। तो इस तरह के सप्लाई, इस तरह सारी की सारी सप्लाई होती है मनी की इन द मार्केट। जो आगे देखते हैं, प्रिंसिपल सप्लायर कौन होता है? आरबीआई। जो प्रिंसिपल सप्लायर है वो आरबीआई है, और ये किस बेसिस पर इशू करता है करेंसी को? मिनिमम रिजर्व सप्लाई सिस्टम, सप्लाई बेसिस पर इशू करता है करेंसी को। ओके। यानी कि एक सिस्टम होता है, इसमें फॉरेक्स जो जो होते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो फिक्स होते हैं, उतना रिजर्व होना चाहिए। गोल्ड का भी रिज़र्व फिक्स होता है, और इस तरह से कैश रिज़र्व होते हैं, और उसके उसके बेसिस पर जो मनी इशू होती है वो डिपेंड करती है रिज़र्व पर। ओके। इन्हीं रिज़र्व के बेसिस पर ही हम मनी इशू करते हैं या करेंसी नोट इशू करते हैं। देन आता है कमर्शियल बैंक्स। इनके पास अथॉरिटी नहीं होती है नोट इशू करने की, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू क्या करेंगे? अब मनी क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि डीडी जो होते हैं उनको हम विड्रॉ कैसे करते हैं? चेक की फॉर्म में, और एक चेक को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मनी क्रिएट हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? बैंक मनी कहते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगी इशू इशू जो रुपीज़ होते हैं, ₹1 नोट होता है या कॉइन्स होते हैं। देन लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आएगा आपका। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाई पावर्ड मनी। इसमें क्या आ जाता है? जो भी पैसा या करेंसी पब्लिक के पास है, नोट्स एंड कॉइन्स दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। एंड कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स, जो भी कैश रिजर्व है बैंक्स के पास वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपका आज जो टॉपिक है चैप्टर मनी वो समअप होता है, फिनिश होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? आज हमने क्या देखा था? सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फिर हमने देखा कि लोगों के पास किस किस फॉर्म में पैसा रहता है, जो हमने M1 अप्रोच में देखा। सबसे पहले तो पब्लिक के पास कितना पैसा है, करेंसी कितनी है लोगों के पास में, और बैंक में कितना पैसा है, वो करेंसी विद द पब्लिक में आएगा। दूसरा डीडी का मतलब जो होता है, डीडी का मतलब क्या होता है? उधार के तौर पर कितना पैसा है। इसका मतलब है जो आपने लोन लिया है, या अगर आपने लोन नहीं लिया है, या जो चेक वगैरह इशू किए गए हैं, इसे उधार का पैसा कहा जाता है। जो चेक्स होते हैं उन्हें उधार का पैसा क्या कहा जाता है। इसमें सारे चेक्स एंड लोन्स इसमें आ जाते हैं। तीसरा जो आया था अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो बाकी बची हुई डिपॉजिट्स है वो सारी आ जाएंगी। तो M1 अप्रोच जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बनी है। कौन कौन सी? जो होती है आपकी पब्लिक के पास जो मनी है, डीडी है, और अदर डिपॉजिट्स हैं। एंड लास्ट, हु सप्लाइज मनी? कौन सप्लाई करता है मनी?
तो कौन करता है? आरबीआई। अगर मार्केट का अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है तो आरबीआई लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने हु सप्लाई मनी, तो अगर आपने आरबीआई लिख दिया दैट्स ओके, वो ठीक होगा। लेकिन अगर वो 2 और 3 या 3-4 मार्क्स में आ जाता है तो क्या लिखोगे आप लिखोगे मनी सप्लाई करता है कौन? सेंट्रल बैंक। किसी भी देश में मनी को सप्लाई कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। अब सेंट्रल बैंक इन इंडिया कौन है? आरबीआई है। तो इंडियन सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच सप्लाइज मनी विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट। अगर 3 और 4 मार्क्स में आ जाता है तो इन्हें ही बढ़ा चढ़ा कर लिख लेना। जो आपके सामने ये टॉपिक दिखाया हुआ है आप इनके बारे में लिख सकते हो। ओके, 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है तो, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सो इसी के साथ हमारा मनी चैप्टर होता है फिनिश। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हमारा बैंकिंग चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।